नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो पेपर है जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। पहला खंड आपका खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्दों में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, दार्शनिक राजा का क्या अर्थ है? दार्शनिक राजा किसको कहते हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि दार्शनिक राजा की अवधारणा प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में दी है। यानी यह जो अवधारणा है दार्शनिक राजा की, इसको प्लेटो के द्वारा दिया गया है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तक में इस अवधारणा को दिया है। इसका अर्थ एक ऐसा शासक है जो परम ज्ञानी हो, विवेकशील हो और निस्वार्थ हो। प्लेटो के अनुसार जब तक राज्य की सत्ता दार्शनिकों के हाथ में नहीं आती तब तक राज्यों को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिल सकती। यानी राजा का दार्शनिक होना प्लेटो के अनुसार अनिवार्य है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तू के अनुसार क्रांति की परिभाषा बताइए। अरस्तू क्रांति किसको मानते हैं, क्या कहते हैं क्रांति के बारे में, उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ केवल शासन परिवर्तन नहीं बल्कि संविधान में होने वाला किसी प्रकार का छोटा या बड़ा परिवर्तन है। यानी किसी प्रकार का परिवर्तन अगर संविधान में किया जाता है तो अरस्तू के अनुसार वो क्रांति है। चाहे पूर्ण संविधान बदल दिया जाए या उसके किसी एक हिस्से को, अरस्तू उसको क्रांति मानते हैं। उनके लिए क्रांति का जो मुख्य कारण है वो असमानता और अन्याय की भावना है। यानी इसी के कारण से क्रांति जो है घटित होती है और जरूरी नहीं कि इसमें शासन को बदल दिया जाए। अगर संविधान में थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो रहा है तो वो भी क्रांति के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए। मैकियावेली के 2 पुस्तकों के नाम आपको लिखने हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि निकोलो मैकियावेली इटली के एक महान राजनीतिक विचारक, इतिहासकार और कूटनीतिज्ञ थे। उन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। उनकी 2 सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें निम्नलिखित हैं। अब एक एक करके दोनों का नाम आपको लिखना होगा। पहला पुस्तक है द प्रिंस। यह उनकी सबसे चर्चित कृति है जिसमें एक शासक को राज्य प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के व्यवहारिक गुण इसमें सिखाए गए हैं। दूसरा जो पुस्तक है उसका नाम है द डिस्कोर्सेज। इस पुस्तक में मैकियावेली ने गणतंत्रवादी सरकार और नागरिक स्वतंत्रता के महत्व पर विस्तार से चर्चा की है। इन दोनों पुस्तकों का नाम आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाब्स का मानव प्रकृति पर विचार लिखिए। हाब्स मानव प्रकृति पर क्या विचार प्रस्तुत करते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि थॉमस हाब्स के अनुसार मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, भयभीत और अहंकारी है। यानी मनुष्य का जो मूल स्वभाव है वो स्वार्थी है, भयभीत होना है और अहंकारी है। वह मनुष्य को एक ऐसे प्राणी के रूप में देखते हैं जो केवल अपनी आत्मरक्षा और सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर शक्ति संचय करने में लगा रहता है। उनके अनुसार स्वाभाविक रूप से मनुष्य दूसरे मनुष्यों के प्रति शत्रुतापूर्ण भाव रखता है। यानी एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति स्वाभाविक रूप से शत्रुतापूर्ण भाव रखता है, ऐसा हाब्स का मानना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है लाक का प्राकृतिक अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। यानी लाक जो है प्राकृतिक अधिकार पर क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, उसी पर आपको टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जॉन लाक के अनुसार मनुष्य को कुछ जन्मजात अकाट्य और प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। यानी उस सरकारों के द्वारा नहीं दिए गए हैं, प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं और उसको छीना नहीं जा सकता। उन्होंने मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकारों पर बल दिया है। पहला है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। लाक संपत्ति के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं क्योंकि इसमें जीवन और स्वतंत्रता दोनों समाहित हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है।
इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु के राज्य संबंधी विचार लिखिए। अरस्तु राज्य के बारे में जो विचार प्रस्तुत किए हुए हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके राज्य संबंधी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स में संकलित है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक एक करके उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। पहला बिंदु है राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है एक स्वाभाविक संस्था है। अरस्तु के अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था नहीं बल्कि एक प्राकृतिक और स्वाभाविक संगठन है, यानी उसका निर्माण नहीं किया गया है बल्कि वो धीरे धीरे जो है बना हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है जिसका पूर्ण विकास केवल राज्य के भीतर ही संभव है, यानी इनका मानना है कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है जिसका निर्माण नहीं किया गया है, जो धीरे धीरे जिसका विकास हुआ है। दूसरा है राज्य का क्रमिक विकास। राज्य का विकास परिवार से हुआ, परिवारों के मिलने से गांव बने और गांव के मिलने से एक पूर्ण एवं आत्मनिर्भर राज्य का जन्म हुआ। इन राज्य का क्रमिक विकास हुआ है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अब अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है राज्य व्यक्ति से पूर्व है। अरस्तु का मानना है कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है। ऐतिहासिक दृष्टि से भले ही व्यक्ति पहले आया हो, लेकिन प्रकृति और उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तु राज्य को व्यक्ति से पहले मानते हैं। जैसे शरीर के बिना अंग का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वैसे ही राज्य के बिना व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अगला बिंदु है राज्य का उद्देश्य। राज्य का अस्तित्व केवल जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सद जीवन की प्राप्ति के लिए है। राज्य का लक्ष्य नागरिकों को सुखी, आत्मनिर्भर और नैतिक बनाना है। राज्य का उद्देश्य भी अरस्तु मानते हैं। अगला बिंदु है आत्मनिर्भर संगठन। अरस्तु के अनुसार राज्य जो है एक आत्मनिर्भर संगठन है। इसका अर्थ है कि राज्य के पास वे सभी साधन होने चाहिए जो नागरिकों की भौतिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, क्योंकि वो आत्मनिर्भर संगठन है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। अगला जो बिंदु है वो है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। समाज में कई प्रकार के संगठन हैं, जैसे परिवार हो गए, क्लब हो गए, लेकिन राज्य इन सब में सर्वोच्च है क्योंकि इसका उद्देश्य सबसे व्यापक और कल्याणकारी है। इसलिए राज्य जो है वो सर्वोच्च समुदाय है, ऐसा अरस्तु का मानना है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि अरस्तु के लिए राज्य एक अनिवार्य प्राकृतिक संस्था है जो नागरिकों के नैतिक विकास और आत्मनिर्भर सत जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वोपरि है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि लास्की की अधिकार विषयक विचारों की व्याख्या कीजिए। लास्की जो है अधिकार के बारे में क्या विचार देते हैं, उनके विचारों की व्याख्या यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि हेराल्ड लास्की के अधिकार संबंधी विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में विस्तार से दिए गए हैं। उनके मुख्य विचार निम्नलिखित हैं। एक एक करके उनके विचारों की व्याख्या हम लोग यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले उनके द्वारा अधिकार का परिभाषा दिया गया है। लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति के पास अगर किसी प्रकार का अधिकार नहीं है तो व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। इनके जो दूसरा विचार है वह राज्य और अधिकार का संबंध। राज्य और अधिकार का क्या संबंध है इसके बारे में भी वो बताते हैं। लास्की का मानना है कि राज्य अधिकारों का निर्माता नहीं बल्कि उसका रक्षक है। राज्य की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान करता है। यानी राज्य और अधिकार में क्या संबंध होते हैं इसके बारे में भी इनके द्वारा बताया गया है। अगला बिंदु है अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके अनुसार अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति को अधिकार इसलिए मिलते हैं ताकि वह समाज के कल्याण में योगदान दे सके। अगला जो बिंदु है वह है कार्यात्मक स्वरूप। लास्की अधिकारों के कार्यात्मक सिद्धांत पर जोर देते हैं। इसका अर्थ है कि अधिकार कार्य करने की शक्ति है, न कि केवल उपभोग की वस्तु। अगर किसी को अधिकार मिला हुआ है तो उसको किसी न किसी काम करने की शक्ति मिला है, कोई न कोई काम उसके द्वारा किया जाएगा। अधिकार केवल उपभोग की वस्तु नहीं है। अगला जो बिंदु है वह है समानता पर बल। लास्की कहते हैं कि बिना समानता के अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। विशेष अधिकारों की समाप्ति और सभी के लिए समान अवसरों की उपलब्धता उनके विचारों का मूल है।
अगला जो बिंदु है उनके विचारों का वो है संपत्ति और अधिकार। वे व्यक्तिगत संपत्ति के असीमित अधिकार के विरोधी थे क्योंकि यह अन्य लोगों के सामाजिक अधिकारों को हनन करता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि लास्की के अधिकार विषयक विचार व्यक्तिवाद और समाजवाद का अनूठा मिश्रण है जो लोक कल्याणकारी राज्य की आधारशिला रखते हैं। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राल्स के न्याय सिद्धांत की विवेचना कीजिए। राल्स ने जो न्याय सिद्धांत दिया हुआ है इसी के बारे में आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जॉन राल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के प्रक्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनके मुख्य विचार निम्नलिखित हैं। अब न्याय सिद्धांत के बारे में उनके कौन कौन से विचार हैं उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। पहला बिंदु है इसमें मूल स्थिति। राल्स एक काल्पनिक मूल स्थिति की बात करते हैं जहां समाज के नियमों का निर्धारण करने के लिए सभी व्यक्ति समान स्तर पर एकत्र होते हैं और यह स्थिति मूल स्थिति के नाम से उनके अनुसार जाना जाता है। दूसरा जो बिंदु है वो है अज्ञानता का पर्दा। राल्स के अनुसार न्यायपूर्ण नियमों के निर्माण के लिए व्यक्तियों को अज्ञानता के पर्दे के पीछे होना चाहिए, अर्थात उन्हें पता न हो कि समाज में उनकी अपनी स्थिति, उनकी जाति, उनका धर्म, उनका योग्यता क्या होगी। इससे वे सबके लिए निष्पक्ष नियम बनाएंगे, यानी अज्ञानता के पर्दे की बात इनके द्वारा किया गया है। अगला जो बिंदु है वो है समान स्वतंत्रता का सिद्धांत। प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी स्वतंत्रता जैसे विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए जो दूसरे की समान स्वतंत्रता के साथ मेल खाता हो, यानी सभी की स्वतंत्रता एक जैसी ही होनी चाहिए। अब अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है अवसर की उचित समानता। सामाजिक और आर्थिक पदों को सभी के लिए समान अवसर की शर्तों पर खुला होना चाहिए ताकि जन्म या पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव न हो। अगला जो बिंदु है वो है भेदभाव का सिद्धांत। इनके द्वारा इसी में भेदभाव का भी सिद्धांत दिया गया है। यह राल्स के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इनके अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी स्वीकार्य हैं जब उनसे समाज के सबसे पिछड़े या निर्धनतम व्यक्ति को अधिकतम लाभ पहुंचे, यानी अगर समाज के पिछड़े व्यक्ति को समाज के निर्धनतम व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है तब जो है भेदभाव को स्वीकार किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि राल्स का न्याय सिद्धांत उपयोगितावाद का खंडन करता है और अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के बजाय समाज के सबसे कमजोर वर्ग के कल्याण की गरिमा पर बल देता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड 100 है, इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। ऑस्टिन के जो संप्रभुता संबंधी विचार है उसी की आलोचनात्मक व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता का कानूनी या अद्वैतवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके विचार थॉमस हॉब्स और बेंथम के विचारों पर आधारित हैं। अब देख लेते हैं कि ऑस्टिन के संप्रभुता संबंधी विचार क्या हैं। इसमें पहला बिंदु है निश्चित संप्रभु। ऑस्टिन के अनुसार प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज में एक मानवीय सत्ता होनी चाहिए और मानवीय सत्ता जो है उसी को इनके द्वारा संप्रभु कहा गया है। वह कोई अदृश्य शक्ति या सामान्य इच्छा नहीं बल्कि एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है, यानी वह जो होगा संप्रभु जो होगा एक व्यक्ति भी हो सकता है और व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। अगला जो बिंदु है वो है निरंकुश और असीमित, यानी जो संप्रभु की शक्ति है वो असीमित है और निरंकुश है, किसी पर उसका अंकुश नहीं है। उस पर न तो किसी की आंतरिक शक्ति का नियंत्रण होता है और न ही किसी बाहरी शक्ति का नियंत्रण होता है, यानी वो पूरी तरीके से निरंकुश है और असीमित है। वह किसी की आज्ञा मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल अपने विवेक और अपनी बुद्धि का पालन उसके द्वारा किया जाएगा। अगला जो बिंदु है वो है कानून संप्रभु की आज्ञा है। ऑस्टिन का प्रसिद्ध कथन है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। उनके अनुसार संप्रभु इच्छा ही कानून है और जो इसकी अवज्ञा करता है उसे दंड मिलना अनिवार्य है, यानी संप्रभु के द्वारा जो कुछ भी आज्ञा दिया जाता है वही क्या है, कानून है, ऐसा इनका मानना है। अगला जो बिंदु है वो है अविभाज्यता।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, राज्य में केवल एक ही संप्रभु हो सकता है। यदि संप्रभुता बांटी जाती है तो राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ऐसा इनका मानना है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ऑस्टिन के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार से की जाती है, किन किन तर्कों को दिया जाता है इनके सिद्धांत की आलोचना करने में। पहला जो तर्क है वो है जनता की उपेक्षा। ऑस्टिन जो है केवल कानूनी संप्रभुता पर बल देते हैं और लोकप्रिय संप्रभुता की अनदेखी करते हैं। जनता की इच्छा की अनदेखी इनके द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जो होती है वो जनता में निहित होती है, न कि किसी एक निश्चित सत्ता में, न ही किसी एक निश्चित संप्रभु में। तो जनता की उपेक्षा इनके द्वारा किया गया है, ये पहली आलोचना हो गई। दूसरा जो बिंदु है आलोचना का वो है कानून केवल आदेश नहीं। सर हेनरी मैन जैसे इतिहासकारों का तर्क है कि समाज में कानून केवल राजा की आज्ञा नहीं होते, राजा जो कह दिया वो कानून नहीं होता, बल्कि वे रीति रिवाजों, परंपराओं और धर्म पर आधारित होते हैं। केवल राजा के कहने से कानून नहीं हो जाता है, कानून जो होता है वो हमारे रीति रिवाजों, हमारे परंपराओं पर, हमारे धर्म पर आधारित होते हैं, जिन्हें संप्रभु भी बदल नहीं सकता है, संप्रभु के द्वारा भी उसको बदला नहीं जा सकता है। तो ये आलोचना का दूसरा बिंदु हो गया। तीसरा जो बिंदु है आलोचना का वो है अविभाज्यता का खंडन है। ऑस्टिन ने कहा था कि संप्रभुता जो होती है वो अविभाज्य होता है, उसका भी खंडन किया गया है। बहुलवादियों के अनुसार संप्रभुता जो होता है वो अविभाज्य नहीं है। समाज के अन्य संघ जैसे परिवार हो गए, चर्च हो गए, श्रमिक संघ हो गए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और शक्ति का विभाजन होना चाहिए, यानी शक्ति सब में बंटनी चाहिए। किसी एक व्यक्ति या एक सत्ता के हाथ में सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, यानी अविभाज्यता का खंडन भी आलोचकों के द्वारा किया गया है। चौथा जो बिंदु है वो है अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपेक्षा। वर्तमान वैश्विक युग में कोई भी राज्य पूरी तरीके से निरंकुश नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और संगठन राज्य की संप्रभुता को सीमित करते हैं, यानी वो जो संप्रभुता का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून की भी उपेक्षा करते हैं, ऐसा आलोचकों का कहना है। अगला जो बिंदु है वो है संघात्मक राज्यों में अनुपयुक्त। ऑस्टिन का सिद्धांत भारत या अमेरिका जैसे संघों पर लागू नहीं होता, जहां शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच संविधान द्वारा बांटी गई हैं, क्योंकि इनका कहना है कि संप्रभुता विभाजित ही नहीं होती और यहाँ शक्तियां जो है केंद्र में और राज्य में बांटी गई हैं। तो यह भी जो है आलोचकों के द्वारा तर्क दिया जाता है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि यद्यपि ऑस्टिन का सिद्धांत स्पष्टता और निश्चितता प्रदान करता है, लेकिन यह आधुनिक लोकतांत्रिक और बहुलवादी समाज के लिए बहुत संकुचित है। लास्की के अनुसार संप्रभुता का यह सिद्धांत राजनीति विज्ञान के लिए हानिकारक है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए, यानी कार्ल मार्क्स राज्य के संबंध में क्या विचार देते हैं उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स का राज्य संबंधी विचार उनके ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्स के लिए राज्य कोई पवित्र या नैतिक संस्था नहीं है, जैसा कि प्लेटो या अरस्तु मानते थे। मार्क्स के राज्य संबंधी विचारों को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। एक एक करके उनके राज्य संबंधी विचारों को हम लोग समझने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। पहला जो बिंदु है वह राज्य एक वर्गीय संस्था, यानी मार्क्स का मानना है कि राज्य जो है एक वर्गीय संस्था है। मार्क्स के अनुसार राज्य का जन्म समाज के विकास के एक विशेष चरण में हुआ, जब समाज जो है शोषक और शोषित दो वर्गों में बंट गया। यानी जब समाज शोषक और शोषित दो वर्गों में बंट गया तब जाके राज्य का उद्भव हुआ। राज्य कोई स्वाभाविक संस्था नहीं, बल्कि यह शक्तिशाली वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग का दमन करने का एक साधन है, ऐसा इनका मानना है। दूसरा जो बिंदु है वह राज्य शोषण का यंत्र है। मार्क्स मानते हैं कि राज्य जो है शोषण का यंत्र है, मशीन है। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका समस्त बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का प्रबंधन करने वाली एक समिति मात्र है। यानी जो राज्य है वो जो समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं उन्हीं के काम को करता है, उन्हीं का सहयोग करता है, उन्हीं का पोषण जो है करता है। इसका अर्थ है कि पुलिस, सेना, अदालत और कानून केवल अमीर वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं और गरीबों के विद्रोह को दबाते हैं। अगला जो बिंदु है वो है आर्थिक आधार और अधिरचना। यानी राज्य में कुछ आर्थिक आधार होते हैं और कुछ अधिरचना होते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज का जो आर्थिक ढांचा है वो क्या है? आधार है। जो उत्पादन के साधन है वही क्या है? आधार है।
और राज्य, कानून, धर्म, संस्कृति उस पर टिकी हुई अधिरचना है, ऐसा जो है मार्क्स का मानना है। जिसका आर्थिक शक्ति पर कब्जा होता है वही राज्य की सत्ता को नियंत्रित करता है। अगला जो बिंदु है इनके विचार का वह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। मार्क्स का मानना है कि पूंजीवाद को समाप्त करने के लिए हिंसक क्रांति होगी। क्रांति के बाद एक संक्रमणकालीन अवस्था आएगी जिसे सर्वहारा का अधिनायकत्व कहा जाएगा। इस क्षण में राज्य का उपयोग जो होगा वो पूंजीवादी अवशेषों को खत्म करने और समाजवाद की स्थापना के लिए किया जाएगा। इस समय जो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होगा। अगला जो है राज्य का विलीनीकरण, यानी यहाँ राज्य समाप्त हो जाएंगे अंतिम में जाकर के। मार्क्स का अंतिम लक्ष्य एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना है। उनका तर्क है कि जब समाज में वर्ग ही नहीं होंगे तो एक वर्ग द्वारा दूसरे की दमन की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी। ऐसे में राज्य धीरे धीरे स्वयं ही लुप्त हो जाएंगे, इनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अब इनके राज्य संबंधी विचारों की आलोचना देख लेते हैं। आलोचना में जो पहला तर्क दिया जाता है वो है अतिवादी दृष्टिकोण, यानी मार्क्स का जो दृष्टिकोण है वो अतिवाद पर आधारित है। आलोचकों का मानना है कि मार्क्स ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप की पूरी तरीके से अनदेखी की है। आज के राज्य केवल दमन के साधन नहीं बल्कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाएं भी देते हैं। दूसरा बिंदु देख लेते हैं आलोचना की। दूसरा बिंदु है इतिहास का गलत अनुमान, यानी मार्क्स के द्वारा इतिहास का गलत अनुमान लगाया गया है। मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी राज्य लुप्त हो जाएगा, लेकिन समाजवादी देशों जैसे सोवियत संघ में राज्य और भी अधिक शक्तिशाली और निरंकुश होकर के उभरा है। तीसरा जो बिंदु है आलोचना की वह राष्ट्रवाद की उपेक्षा। मार्क्स के द्वारा राष्ट्रवाद की उपेक्षा की गई है। मार्क्स ने वर्ग को राष्ट्र से ऊपर माना, लेकिन इतिहास गवाह है कि संकट के समय लोग अपनी वर्गीय पहचान से ज्यादा अपनी राष्ट्रीय पहचान को महत्व देते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि संक्षेप में मार्क्स राज्य को एक बुराई मानते हैं जो केवल अमीरों की सेवा करता है। उनका साम्यवादी सपना एक ऐसे समाज का है जहां न कोई राजा होगा, न कोई प्रजा, न ही कोई शोषण के लिए राज्य होगा, यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई वर्ग नहीं होगा। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।